उत्तरी भारत में बौद्ध धर्म का उतना प्रचार प्रसार नहीं हो सका जितना महाराष्ट्र में हुआ। इसलिए परिसंघ ने और बुद्धा क्लब ने आह्वान किया कि 10 लाख दलित 4 नवंबर 2001 को रामलीला मैदान नई दिल्ली में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के जाति विहीन समाज की स्थापना का आगाज करेंगे या वहाँ से एक बड़ी शुरुआत करेंगे। तो पहले हमने आर्थिक उपलब्धि की लड़ाई लड़ी, अर्थात आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ी, फिर सम्मान की लड़ाई में हम जुट गए। लेकिन उस समय की सरकार ने बहुत ज़्यादा बाधाएं पैदा की, जिसके वजह से रामलीला मैदान में यह महादीक्षा तो नहीं हो पाई, लेकिन अंबेडकर भवन में हुई और तमाम लाखों लोग दिल्ली की सीमा पर और स्थानों पर रोक दिए गए, जहाँ के तहाँ वहीं पर दीक्षा लेने का कार्य उन लोगों ने किया। फिर हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती दिखी, जिस चुनौती की शुरुआत 1991 में भारत सरकार ने कर तो दिया था, लेकिन वह दिख नहीं रही थी। वह चुनौती थी निजीकरण, भूमंडलीकरण। हमने तय किया कि यदि निजीकरण के खतरे को जल्दी भांप करके कोई रास्ता नहीं निकालते तो अब तक जो तरक्की या जो भागीदारी दलित आदिवासी समाज की हुई थी वह भी ख़त्म हो जाएगी। फिर हमने पूरे देश के स्तर पर निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग को उठाना शुरू किया। शुरुआत में तो लोग हम पर हंसा करते थे कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात तो नई है, लेकिन हम लोगों को पता था और मैं तो कई बार विदेशों का दौरा भी किया था, जैसे अमेरिका, जहाँ पर वहाँ के अश्वेत लोगों को निजी क्षेत्र में काफ़ी कुछ संरक्षण दिया जाता है या निजी क्षेत्र के द्वारा उनको बहुत आगे बढ़ाया गया है। हम 2001 के बाद से निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। जब एनडीए की सरकार नहीं रही है और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन 2004 में हुआ, तो हमारी मांग का असर तो ज़रूर था और यूपीए की सरकार ने निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का वायदा भी किया। इतना ही नहीं बल्कि राज्यसभा में आरक्षण कानून बनाने के लिए बिल भी पेश किया गया, लेकिन अभी तक आरक्षण कानून नहीं बन पाया। वर्तमान में जो आरक्षण है आज तक ईमानदारी से प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं हो सका है। उसका एक कारण यह है कि कानून नहीं है। कहने का मेरा मतलब यह है कि यदि कोई विभागाध्यक्ष, कोई मनुवादी अधिकारी या नेता आरक्षण को लागू करने में अड़चन पैदा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक न क्लास 1 में, न क्लास 2 में, न क्लास 3 और न ही क्लास 4 में भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। आज तक नौकरशाही के शिखर अर्थात हायर लेवल पर SC ST के अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं, जहां पर नीतियां बनती हैं, जैसे जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या तमाम बैंकों के चेयरमैन या तमाम कमीशनों या तमाम ट्राइब्यूनल के मेंबर या चेयरमैन की बात है। इसका कारण यही है कि आरक्षण कानून नहीं है। हम चाहते हैं कि आरक्षण कानून बने, लेकिन हमारी कहीं न कहीं कमजोरी भी है, हमारी मजबूरी है और वह हमारा समाज ही है। जिस तरह से 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए गए थे, तमाम सारे कर्मचारी अधिकारी प्रभावित हो गए थे, उनकी प्रोन्नति रुक गई थी, उनके तमाम लाभ छीने जा रहे थे। लोग अपने घरों से निकल करके दिल्ली में आए, रैलियों में आए, आंदोलन के राह पर चल पड़े थे। उस तरह से इस मुद्दे के ऊपर साथ हमारा नहीं दिया गया, इसलिए आरक्षण कानून अभी तक नहीं बन पाया है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की भी बात अगर हम देखें तो अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है
और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन में ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स की एक कमेटी बनी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं या इस सरकार कह रही है कि उनके अधिकारी देश के उद्योगपतियों के संगठनों से बात कर रहे हैं। बात करने के बाद में दलितों आदिवासियों के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण और नौकरी दिलाने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं। दुर्भाग्य है कि जिस दौर में हम लोग इस समय हैं, उस दौर में काले धन का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला है। बिना काले धन के राजनीति नहीं चल पा रही है। काले धन के समर्थन से इस देश की मीडिया चल रही है और काले धन के ही जोर से इस देश की मीडिया है। जैसे कोई चैनल स्थापित करना हो तो 100 करोड़ 50 करोड़ रुपया कम से कम चाहिए। कोई अखबार चलाना हो तो भी 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हमारी खबरें ये लोग नहीं दे रहे हैं। सो इसलिए पूंजीपतियों का दबाव, जैसे एसोचैम है, फीकी है और भी संगठन है, CII है, उनका दबाव हमारे दबाव से सरकार के ऊपर ज़्यादा है और ये कह रहे हैं कि कानून न बनाया जाए, बल्कि वो स्वतः दलितों के उत्थान के लिए कुछ करेंगे। यह केवल भ्रमित करने का है ताकि हमारा दबाव कम हो जाए और कोई इस जिम्मेदारी से भाग छूटे, वह इस जिम्मेदारी से अपना पीछा छुड़ा लें। गत 6 और 7 अगस्त को मावलंकर हॉल नई दिल्ली में परिसंघ का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें यह तय किया गया है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा हम जिंदगी और मौत का सवाल के समान लेकर के जिएंगे, मरेंगे और करेंगे। आगामी 28 नवंबर को दिल्ली में एक महारैली का आयोजन फिर से किया जाएगा। यह रैली बहुत बड़ी की जाएगी ताकि सरकार को समझ में आए कि यदि दलितों के मुद्दे से उसने खिलवाड़ करना, यदि वह दलितों के मुद्दों से खिलवाड़ कर रही है या खिलवाड़ करना चाहेगी, तो उसको उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा जिंदगी और मौत का प्रश्न हम सब लोग बनाएंगे और इसके साथ साथ मीडिया के ऊपर भी बड़ा विस्तार से चर्चा किया गया कि इसका क्या विकल्प है। विकल्प के रूप में हम लोगों ने तय किया कि इंटरनेट के माध्यम से सोशल नेटवर्किंग पर हम सब जाएं। इंटरनेट एक सस्ता माध्यम जो हर घर में उपलब्ध है। फेसबुक, ट्विटर या और सोशल नेटवर्किंग को हम अपना करके अपने साथियों से पूरे देश में बातचीत कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, विचारधारा अपनी फैला सकते हैं। हमारे महापुरुषों ने हमारे उत्थान के लिए जो बोल दिए हैं, जो विचार दिए हैं, उस बात को सब तक पहुंचा सकते हैं। 28 नवंबर को जो रैली होने वाली है, इसको बहुत प्रभावी ढंग से कोने कोने तक पहुंचाया जा सकता है। साथियों, अरब में क्रांति हुई है। इजिप्ट और तुनिसिया में तख्ते पलटे गए हैं, इंटरनेट के माध्यम से पलटे गए हैं। हमारी बात यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक चैनल और अखबार नहीं छापेंगे, हमारी बात लोगों तक नहीं ले जाएंगे। इसलिए हमें इंटरनेट को माध्यम बना करके अपने समाज को जागृत करना है, समाज को तैयार करना है, समाज को अम्बेडकरवादी बनाना है। मुझे तो बड़ा इस समय आश्चर्य लग रहा है कि जिस तरह से हमारा दलित समाज सोया हुआ है और सारा उसका लूट रहा है। दिल्ली से चंडीगढ़, जयपुर, अलवर, आगरा, मेरठ, फरीदाबाद, गाजियाबाद के सड़क के दोनों किनारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी हुई हैं, बड़े बड़े उद्योग इंस्टीट्यूशंस बने पड़े हैं, अरबों खरबों के।
जब भी हम गुजरते हैं कभी अपने को नहीं पाते, अर्थात हमारा उसमें कोई भागीदारी नहीं। इसके बाद में भी हम लोग सोए हुए हैं। तो मनुवादियों का दोष इतना नहीं है जितना हमारा दोष। मनुवादी कभी नहीं चाहेंगे कि हमें मान सम्मान मिले। आर्यों अनार्यों की लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, सभी जानते हैं। शांत प्रिय थे, आर्य आए, हमसे लड़ाई लड़ी, हार गए। तब उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति पर चलना शुरू किया। हमें बांट दिया जातियों में, इस टुकड़ों में, और हमारे ऊपर उन्होंने शासन करना शुरू किया। सारी धन संपत्ति के ऊपर वो बैठ गए। थोड़ा सा ही हमारी तरक्की सरकारी नौकरियों में आरक्षण के वजह से हुई थी, अब उसके ऊपर भी लगभग रोक लगती जा रही। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस समाज में हमारे जिंदा रहने का मतलब क्या है, जब न स्वयं के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए सम्मान सुनिश्चित कर सकें या लड़ सकें। कहीं भी आज हमारी भागीदारी नहीं दिखती है, चाहे वो मीडिया हो, आर्ट हो, फिल्म हो, उद्योग हो, बैंक हो, फिनांस सेक्टर हो, आयात निर्यात हो। थोड़ा बहुत हम लोगों को भागीदारी मिली थी, अब वह भी समाप्त होने जा रही है निजीकरण के द्वारा। उसको रोकने की ताकत हम में है, क्षमता है, जैसे हमने पूर्व में किया था। 1997 में जब 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए गए थे, पूरे देश के कर्मचारी अधिकारी एक हुए और आंदोलन खड़ा किया गया। सरकार को झुकना पड़ा, संविधान में संशोधन हुए। ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें 28 नवंबर की जो रैली है दिल्ली में, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देना चाहिए। जिला स्तर, प्रदेश स्तर, हर स्तर के ऊपर युद्ध स्तर की तैयारी शुरू कर दें और उस दिन दिल्ली में इतने लोग आए कि सरकार को झुकना पड़े और हम अपने अधिकार को ही लेकर के वापस जाएं। हमारा तो मन कहता है कि जिस तरह से अन्ना हजारे और उनके साथी कर रहे हैं, ऐसा अगर आप साथ दें तो हम भी कर सकते हैं, इससे बेहतर कर सकते हैं। उनके साथ मीडिया है, हमारे साथ संगठन ही काम करेगा, यह हम जानते हैं। मीडिया का भरोसा मत करना, संगठन में विश्वास करना, समर्पण में विश्वास करना। इंटरनेट को अपना मीडिया बनाओ, उसी माध्यम से हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम जब बहुत ज़्यादा संख्या में आंदोलित होंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा, मीडिया को भी मजबूर करना पड़ेगा। हालांकि मीडिया का कोई सहारा हमें मिलने वाला नहीं है, हम इस बात को जानते हैं। साथियों, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय के साथ साथ लेकिन मैं यही कहूँगा कि जीवन में कुछ जरूर करो।